मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार पिछले 2 महीनों से यूजीसी को लेकर के इतने बड़े बड़े कांड चल रहे हैं कि ईरान युद्ध पर तो हमारी निगाह ही नहीं पड़ पाई। जबकि आप जानते हैं कि इस चैनल की शुरुआत से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि युद्ध पर हमारी कवरेज जो थी फिलिस्तीन की और पूरी जो हमला हुआ 7 अक्टूबर 2023 के बाद, उस पर कितनी ज़बरदस्त कवरेज थी आप सबको पता है। लगातार सिर्फ एकमात्र मैं ही वो यूट्यूब चैनल हमारा रहा है हिंदी का, जिसने कि इस पूरे युद्ध की 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो हुआ था सबसे बड़ी और सबसे शानदार कवरेज करके दी थी। वो आप सब लोग यहाँ पे कमेंट में बता भी देंगे। तो आज जो है हम जरा शुरू करेंगे, बात करेंगे ईरान की कि आखिर ईरान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। जो दिखाया जा रहा है वो कितना सही है, जो बताया जा रहा है वो कितना सही है। एक एक समाचार पर थोड़ा हमारी अब निगाह धीरे धीरे इस पर हम आगे ले जाएंगे, आपको सब बातें इसमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार हमारी आपसे रिक्वेस्ट है और प्रार्थना है, वो ये है कि आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे वीडियो पर अपने कमेंट भी कीजिए, अपनी राय भी रखिए। और इसके अलावा हमारी आपसे एक हम अपील है जो हमने हमेशा आपसे की है, हमारे इस चैनल की मासिक शुल्क हमने रखा है बहुत छोटा सा, 100 रुपये सबके लिए, वो सबको देना है। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके हालात इस वक्त क्या हैं। तो मित्रों आइए शुरू करते हैं इस युद्ध का विश्लेषण। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ईरान के ऊपर 80,000 से ज्यादा बमों के धमाके किए गए। लगातार आप समझ लीजिए कि लगभग 20-22 दिन हो चुके हैं और ईरान को सांस लेने तक का मौका अमेरिका और इजराइल ने नहीं दिया है। अभी 2-3 दिन का सिर्फ एक युद्ध विराम है जिसमें कि एक बार फिर से तैयारी चल रही है, एक तगड़ी तैयारी चल रही है दोबारा से एक बड़ा और अटैक करने की ईरान के ऊपर। तो अभी भी अगर देखा जाए तो ईरान के ऊपर जिस तरह के हमले हो रहे हैं उसकी तस्वीरें अभी भी ईरान के अंदर से नहीं आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने पूरी तरह से अपने अंदर की तस्वीरों को बाहर दिखाने से एक तरह से इनकार किया हुआ है। बस वो तस्वीरें वही उतनी दिखा रहा है जिसमें कि लोगों पर कुछ अगर धमाके हो रहे हैं या घरों पर मिसाइलें गिर रही हैं तो वो तस्वीरें सिर्फ अल जजीरा वगैरह को दी जा रही हैं। बाकी उनकी जो पूरी तबाही है वो तबाही कहीं भी दिखाई नहीं जा रही है, वो तबाही पूरी तरह से छुपाई जा रही है। ईरान जो है वो इस तरह का पूरा एक प्रोपेगेंडा करने में सफल हो रहा है कि जैसे उसने इस युद्ध में एक अपर हैंड ले लिया है। लेकिन अगर हम इस पूरे युद्ध का गहराई से विश्लेषण करेंगे तो इसमें कहीं अपर हैंड नजर नहीं आता, बल्कि ईरान 50 साल तक जो है पीछे जा चुका है। इतनी बड़ी तबाही वहां पर इस वक्त मची हुई है, लेकिन ईरान ने बड़ी ही चालाकी से इस प्रोपेगेंडे को एक तरह से आगे बढ़ाया है कि देखिए अभी तक हम टिके हुए हैं और अभी तक जो है वो अमेरिका ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन नहीं कर सका है। अब यहां पर देखिए आखिर पिट पिट कर भी लड़ रहा है ईरान, और अमेरिका के ट्रंप भी कैसे अपनी पूरी थू थू करवा रहे हैं। ये पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो आज अपने इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले जरा आइए एक बार देखते हैं कि आखिर ये जो अमेरिका है इसने आखिर गलती क्या की और ट्रंप की आखिर थू थू क्यों हो रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात यह कि कोई भी जो लीडर होता है उसको हमेशा अपने मिलिट्री जनरल की बात माननी चाहिए। तो अमेरिका के जो चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डैन केक हैं, जो कि एक बहुत बड़े अधिकारी हैं अमेरिका की सेना में, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ट्रंप से ये कहा था कि आप अगर ईरान के अंदर जो भी टारगेट आप हिट करना चाहते हैं, यानी जो भी टेक्निकल टारगेट्स जो निर्णायक हैं जिनको कि आप हिट करना चाहते हैं, उसके लिए हम पूरी तरह से कैपेबल हैं, वो हम पूरी तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि ईरान के अंदर में अमेरिका की सेना सत्ता को परिवर्तित कर दे, सत्ता को पलट दे, तो इसके लिए जरूरी है कि जो अमेरिका की आर्मी है, जो अमेरिका के फुट सोल्जर्स हैं, वो ईरान के अंदर घुसें और उनकी संख्या भी कम से कम 2 लाख हो। यानी कि अगर आप चाहते हैं ईरान में सत्ता परिवर्तन करना तो आपको 2 लाख अमेरिकी सैनिक जो है ईरान में घुसाने पड़ेंगे, 15,000 आपको अमेरिकी सैनिकों की जानें देनी पड़ेंगी। इसके बाद ही आप ईरान में सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल साफ साफ डैन कैक ने ट्रंप को बता दी थी। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप जो है माने नहीं। ट्रंप ने अपने मिलिट्री जनरल की बात को नहीं माना, बल्कि ट्रंप ने यह सोचा कि जिस तरह से हमने वेनेजुएला में किया बिल्कुल ठीक उसी तरह से हम इस तरह से जबरदस्त तरीके से हमले करेंगे, एक साथ इतने बड़े हमले करेंगे कि इसके बाद ईरान पूरा उखड़ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ऐसा कुछ भी नहीं।
खामेनेई के मौत के बाद, उनके 48 टॉप कमांडर्स की मौत के बाद, सबकी उनकी वहां पे जिस तरह तबाही मची, उसके बाद भी ईरान लगातार अभी भी लड़ रहा है। और उसकी लड़ने की लगातार वजह यह है कि उसने अपनी स्ट्रेटजी को बदला है। जरा समझिए पूरी बात को तो आपको बात समझ में आएगी। मोसाद ने एक बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी खेली थी दिसंबर 2024 में। उसने ये सोचा कि सीधे सीधे जो सबसे टॉप पर बॉस है उसको सीधे हिट करके मार दो और इसके बाद पूरी सेना का मनोबल टूटेगा और आराम से युद्ध जीत जाएंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरह से उसने दिसंबर 2024 में किया, जब उसने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरल्ला, उसको वहां पे सीधे हिट किया, सीधे मार दिया और इसके बाद हिजबुल्लाह को उसने बहुत तगड़ी शिकस्त दी। इसके बाद आप देखिए जून 2025 में जब ईरान ने जो है इसके बाद जब हमला किया, जब ईरान इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, तो दोबारा उसमें देखें तो इजराइल ने जो है वो फौरन, अमेरिका ने इजराइल ने मिलकर के फौरन 25 जो जनरल, टॉप जनरल थे जो ईरान के, उनको निपटा दिया। और सोचिए इसके बाद जो है ईरान को प्रतिक्रिया देने में कम से कम 18 घंटे का वक्त लग गया। इससे आप इस बात को समझ लीजिए, बड़े ही आराम से समझ लीजिए कि आखिर उस समय तक, यानी वहां तक जो पूरी मोसाद की स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल हिट साबित हो रही थी। लेकिन इसके बाद ईरान ने मोसाद की इस पूरी स्ट्रेटजी को समझा और एक काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की। उन्होंने काउंटर स्ट्रेटजी ये तैयार की कि उन्होंने अब तक जो पूरी ईरान की जो पूरी एक मिलिट्री पावर थी जो कि सेंट्रलाइज थी, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। यानी कि अब उन्होंने क्या किया कि ईरान की जो पूरी एक जो ताकत के केंद्र थे उनको उन्होंने कई जोन में बांट दिया। ईरान ने अपने हर प्रांत में लोगों को जनरल तैनात किए, वहां पे उन्होंने अपने मिसाइलों के भंडार दिए और अपनी आर्मी को हर जगह अलग अलग तैनात करके ये कहा कि आपको हमने टारगेट दे दिए, युद्ध शुरू होगा तो आपको किसी का आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ टारगेट पर लगातार हमला करते रहना है। और वहीं यहां पर देखा गया कि जैसे ही इस बार जो है ईरान ने जब अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया, तो इस बार जो है खामेनेई की मौत, यानी खामेनेई के मारे जाने और 48 और ईरान के टॉप कमांडर्स के मारे जाने के बाद भी सिर्फ आधे घंटे के अंदर ईरान जो है वो पलटवार करने में कामयाब रहा। इसलिए क्योंकि उसने अपनी रणनीति बदल दी थी और उसने अब अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी थी उसको उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो यहां पर जो है मैं समझता हूं कि हर अटैक का एक काउंटर अटैक होता है, हर अटैक की एक हर प्लान की एक काउंटर स्ट्रेटजी होती है। वो यहां पे ईरान को उसमें एक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ साफ ये बात हमें साफ साफ यहां पे नजर आ रही है। अब दूसरी इस पूरे युद्ध की सबसे बड़ी जो पॉइंट है वो ये है कि अब कहीं ना कहीं जो दुनिया है वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जा रही है। आपने देखा कि जब रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जब उन्होंने यूक्रेन पर हमला कर दिया और उनके हाथ एक तरह से बंध गए रूस के, क्योंकि रूस एक युद्ध में बिजी हो गया, तो उसके बाद जो पूरी दुनिया थी वो बिल्कुल यूनिपोलर हो गई थी। ट्रंप का जो मन कहे वो कर रहे थे, ट्रंप जो चाहे अपने टारगेट्स पूरे कर रहे थे। वेनेजुएला में, अभी क्यूबा में भी उन्होंने अपना एक शुरू कर दिया है अटैक, साइबर अटैक वहां पे किया है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो अब ईरान में भी जो है वो ट्रंप फंस गए हैं, और अगर इसी तरह वो ट्रंप ईरान में फंसे रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि अब जो दुनिया है वो यूनिपोलर से अब मल्टीपोलर की तरफ आगे बढ़ रही है। यानी यहां पर शक्ति के अलग अलग केंद्र बन जाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए मैं समझता हूं काफी अच्छा है। और ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है मित्रों क्योंकि ईरान ने इस लंबे युद्ध में अमेरिका को भी क्षति पहुंचाने में काफी हद तक सफलता हासिल की है। जैसे आप देखिए अमेरिका के 5 F-15 विमान जो है गिरे, अमेरिका के 3 F-16 विमान गिरे, इसके अलावा अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर और अमेरिका के 2 जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो उनको भी जो है नुकसान पहुंचा है और उनको रिपेयरिंग के लिए भेजा जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे युद्ध के अंदर जो है कहीं ना कहीं ईरान ने भी अपनी ताकत को दिखा दिया है। अब ये सब जो कुछ भी हुआ उसका जो खामियाजा अमेरिका को अपनी ताकत के नुकसान की वजह से भुगतना पड़ेगा। और अब एक जो जिस तरह के रवैया अमेरिका दिखा रहा है उससे साफ लग रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं वक्त चाहता है, अमेरिका एक रास्ता चाहता है कि वो एक कहीं से एक शांति का रास्ता निकाले। लेकिन अगर उसमें भी अगर हम देखें ध्यान से तो अमेरिका ने खुद ही जब ईरान के बड़े बड़े लोगों को मार दिया, बड़े बड़े कमांडर्स को मार दिया, वहां के जो है सर्वोच्च नेता खामेनेई को मार दिया, तो आखिर बातचीत किससे होगी? अब बातचीत तो पेजिशियन से ही होगी, और किससे बातचीत होगी? तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अभी बातचीत का रास्ता कहीं खुलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो बातचीत करने के मूड में अभी कतई नहीं है। अब यहां पर तीसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो क्या है? सबसे बड़ा तीसरा पॉइंट ये है कि इजराइल जो है वो अभी भी बड़ी चतुराई से विक्टिम कार्ड खेल रहा है, और सबसे ज्यादा इसमें जो आनंद आ रहा है, वो सबसे ज्यादा इसमें आनंद जो आ रहा है वो किसको आ रहा है? वो इजराइल को आ रहा है। इजराइल तो यही चाहता था,
इजराइल यही चाहता था कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो शिया देश हैं, जो सुन्नी देश हैं, उनके अंदर में एक तो दो फाड़ हो जाए, एक दुश्मनी बन जाए जबरदस्त टाइप की। और वो दुश्मनी जो है वो अब बन चुकी है। जो सुन्नी देश हैं वो ईरान को अब पूरी तरह से अपने लिए खतरा मान रहे हैं, और जिस तरह से ईरान ने जो है लगातार मिडिल ईस्ट के तमाम सुन्नी देशों पर हमला किया है, उससे इजराइल को तो मजा आएगा, जाहिर सी बात है, उसको तो आनंद ही आनंद आएगा, वो आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहूदी खोपड़ी जो होती कितनी खतरनाक होती, देखिए आप कि उसने कैसे इन सबको आपस में भिड़ा रखा है। और इसके बाद फिर उसने यहां पर आप देखिए कि किस तरह से उसने जो जो इजराइल है उसने विक्टिम कार्ड भी अपना खेल रखा है। क्या विक्टिम कार्ड खेला जरा देखिए। इजराइल लगातार ये कह रहा है कि साहब देखिए ईरान तो इतना ताकतवर निकला, किसी को पता नहीं था कि ईरान ने इतनी सारी मिसाइलें बना ली हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो है ईरान की जो मौजूदगी है, ईरान का जो अस्तित्व अगर है, तो वो इजराइल के अस्तित्व के लिए हमें एक बड़ा खतरा है। और वो बात बिल्कुल बिल्कुल जो है साफ साफ जो है साफ साफ यहां पे बिल्कुल नजर भी आने लगी है। तो अब अगर अब देखा जाए तो इजराइल भी अपनी तबाही को छुपाने का प्रयास कर रहा है। मित्रों, बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर जो कि आप इजराइल गए हुए, उन रिपोर्टर्स के से यहां से समाचार इस तरह के आ रहे हैं कि इजराइल ने रोक लगा दी है कि कहीं पर भी कोई भी रिपोर्टर जो है मूवमेंट नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कोई मूवमेंट करता है तो उसके ऊपर बहुत हैवी जुर्माना लगाने की बात कही जा रही है। और ये इसलिए क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि उसकी जो तबाही हो रही है इजराइल के अंदर उसको दुनिया देखे। यही वजह है कि उसने कहा जा रहा है कि इस तरह के समाचार आए हैं कि इजराइल ने अपने सड़कों पर सीसीटीवी जो लगे हुए हैं उन तक को बंद कर दिया है कि कोई भी युद्ध की तस्वीर या जो कहीं अगर कोई इमारत टूट रही है या जो मिसाइलें वहां पे गिर रही है उसकी तस्वीर आने ही ना पाए। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वीडियो जो है वो दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि इजराइल भी जो है अपनी पूरी एक इमेज को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। तो मित्रों, इस पूरे के पूरे युद्ध में जो चौथा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि ट्रंप की स्थिति अमेरिका में अब लगातार कमजोर होती जा रही है। ट्रंप के को लेकर के अमेरिका के अखबारों में खूब आलोचना हो रही है। जो खबरें आ रही है युद्ध भूमि से, समंदर से जो समाचार आ रहे हैं उसको अमेरिका के यहाँ पे खूब प्रकाशित किया जा रहा है। और अब जो अमेरिका के रक्षा मंत्री और जो भी लोग हैं उन सब लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अमेरिका को लगभग 100 साल पीछे कर दिया। इस तरह के आरोप जो है वहां पे वो जो वहां की डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता हैं वो लगा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा भारत के लिए, क्योंकि ट्रंप जो है लगातार दादागिरी कर रहे थे, लगातार टैरिफ वेरी भी सब कर रहे थे। तो ट्रंप के अहंकार का चकनाचूर होना, ट्रंप को एक तरह से कड़ा सबक मिलना एक बहुत अच्छा, मैं समझता हूं कि बढ़िया है। और उनके लिए ये बढ़िया है कि वो इस तरह से जो लगातार तरह तरह के बयानबाजी करते थे, जोकराई करते थे, अब उनको समझ में आ रहा है कि आखिर आटे दाल का भाव क्या होता है। और वैसे भी आप देखिए क्या कह रहे थे कि ईरान ने प्रस्ताव रखा है कि जो है कि ट्रंप ही आयतुल्ला बन जाए, इस तरह का ट्रंप का बयान आया। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप के मानसिक स्तर क्या है इस वक्त, वो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। अभी फिलहाल ट्रंप की और इजराइल की स्ट्रेटजी है कि आप जितना हो सके उतना बमबारी करो ईरान के ऊपर, ईरान को इतना पीछे ला दो कि अगर वो सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते तो उसको इतना खत्म कर दो कि इसके बाद ईरान के अंदर लोग जो है उनके लिए जीना ऐसा मुहाल हो जाए कि उनकी मतलब कि एक तबाह नरक बन जाए ईरान। इस तरह की पूरी स्ट्रेटजी जो है वो अमेरिका और इजराइल की है। और इसको आप भले ही कुछ भी कहें, भले ही वियतनाम ये दावा करे कि अमेरिका को उन्होंने हरा दिया, ये बात सही है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि वियतनाम को जो घाव अमेरिका ने दिए वो घाव इतने गहरे हैं कि आज तक भी वो घाव भर नहीं सके हैं। इसको भी आपको जानना चाहिए। तो अमेरिका और इजराइल के पास इतनी फायर पावर है कि वो पूरी तबीयत से, पूरी ताकत से जो है वो अभी भी क्या कहते हैं ईरान को बर्बाद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं, पांचवा एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अब आज की दुनिया के युद्ध में ये बात समझ में आ चुकी है कि जो एयर डिफेंस है वो सबसे बड़ी चीज है। अब मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिका इजराइल का जो एक एयर डिफेंस हॉरिजन जिसे कहा जाता है, जो कि 5000 किलोमीटर तक जो है किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है, ऐसा माना जाता है। और वो मतलब कि ऐसे 5 ही या ऐसे 5-7 ही पूरे दुनिया में रडार हैं। तो आप सोचिए कि वो सबसे जो महत्वपूर्ण रडार है, वो सबसे महत्वपूर्ण रडार जो है वो युद्ध की शुरुआत के पहले ही दिन ईरान ने खत्म कर दिया इजराइल का। और इसकी वजह से पहले जो 15 मिनट पहले ही, यानी पहले जो 15 मिनट पहले ही जानकारी मिल जा रही थी इजराइल को कि हाँ भाई अब वार्निंग अलर्ट आ रहा था, अब वो जो वार्निंग अलर्ट का टाइम है वो 15 मिनट से बढ़ के अब 1.5-2 मिनट रह गया है। तो इससे आप समझिए कि आज की दुनिया में जो एयर डिफेंस है उसका इंपॉर्टेंस, उसका महत्व कितना ज़्यादा है। इससे भारत को सबक लेने की आवश्यकता है। जो छठा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है, वो ये है
कि जो भारत के लिए खतरा है वो क्या है कि जो ईरान है वो बड़े ही सटीक टारगेट हिट कर रहा है, और उसके पीछे ताकत किसकी है? उसके पीछे ताकत चीन की है। चीन के सैटेलाइट्स की मदद ले रहा है, चीन के मैप की मदद ले रहा है वो। तो ऐसी स्थिति में आगे जाके मैं समझता हूं कि भारत के लिए ये खतरे की बात हो सकती है। भारत को इस पर ध्यान देना होगा, इसका कुछ काउंटर सोचना होगा। सातवीं और आखिरी पॉइंट जिस मामले में समझता हूं ये है कि मैं समझता हूं कि ट्रंप को थैंक यू बोलना चाहिए भारत को। क्यों? और खासकर हिंदूवादियों को, क्योंकि जहां तक मेरा अपना मानना है, दुनिया में कोई भी इस्लामी मुल्क अगर बहुत ताकतवर होता है तो मेरा निश्चित तौर पर मानना है कि प्राकृतिक रूप से ही वो भारत का के लिए खतरा है। और ये मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि अगर आप ऐतिहासिक संदर्भ उठा करके देखें तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। हालांकि ये भी सच है कि कोई ऐसा जो कोई शिया रजीम कभी इतिहास में ऐसी बहुत नहीं रही जिसने कि बहुत ज़्यादा भारत को कभी तंग किया हो, लेकिन फिर भी हमें इस बात को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि चूंकि हम एक हिंदू बहुल देश हैं, इसलिए अगर कोई इस्लामी मुल्क अगर बहुत ताकतवर होता है तो हमारे लिए खतरे घंटी, वैसे मैं इसको मानता हूँ। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर समझनी होगी कि ये बिल्कुल ठीक वैसी स्थिति है जैसे कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, इसके बाद पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर दिया काउंटर, तो लोगों को क्या लगा कि अरे पाकिस्तान कर नहीं पाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने कर दिया। तो उससे पाकिस्तान एक्सपोज हो गया कि पाकिस्तान ने किस तरह चोरी से छुप करके ये पूरा अपना एटमी कार्यक्रम तैयार किया था। और एक बड़ी बात ये भी है समझनी चाहिए कि ईरान भी बिल्कुल इसी तरह से छुपा बैठा हुआ था। मतलब ना अमेरिका को अंदाजा था, ना इजराइल को अंदाजा था कि ईरान के पास इतनी अच्छी मिसाइलें हैं, उनके पास इतना अच्छा जो है क्या कहते हैं कि हथियार हैं। और वो चीज़ जो तुमको नहीं पता थी, अब तो ट्रंप ने भी इस बात को माना, ट्रंप भी मजबूर हो गया, ट्रंप भी ये कहने को मजबूर हो गया कि हाँ भाई ईरान की मिसाइलें तो काफ़ी अच्छी हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो छुपा हुआ दुश्मन था या छुपा हुआ ताकतवर जो इस्लामी मुल्क था वो सामने आ गया कि हाँ ये जो है इसके पास ताकत है लड़ने की, और इससे जो है सावधान रहने की जरूरत है। तो इसके लिए हमको जो है ट्रंप को थैंक यू बोलना चाहिए। तो आपके इस पर क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमको दीजिएगा। इसके अलावा अपने चैनल की एक मासिक शुल्क रखा है 100 रुपये का, वो सबको देना है, और जब सब लोग देंगे तो जाहिर सी बात है अपना काम हम बिना रुकावट के कर सकेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।